Morning everyone, welcome to your social science class. So dear students, today we will do the same chapter, sectors of Indian economy. How do we count various goods and services and know the total production of each sector? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फाइनल गुड क्या है. फाइनल गुड क्या है? तैयार वस्तुएं जो हम रेडी टू यूज़ होती हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताया था. और इंटरमीडिएट गुड वो होते हैं जो कि रॉ मटेरियल, जिस तरह जिन वस्तुओं से हम तैयार करते हैं वस्तुएं, जैसे कि कॉटन से हमें क्लॉथ बनाना है और शुगर केन से हमें शुगर बनानी. शुगर केन और कॉटन क्या हुए? हमारे इंटरमीडिएट गुड्स. You can see nuts, milk and wheat are raw, and sugar, oil, essence, etc. and biscuits, these are the final goods. Different good produced in a sector may be measured in different units. Like अलग अलग तरह का सामान होता है, कोई किलोग्राम में तोला जाता है, कोई लीटर्स में. इस तरह से मतलब कि इनको एक साथ नहीं किया जा सकता. हैंस कैन नॉट बी एडेड टुगेदर. And therefore to find the total production of the sector, the monetary value of goods and services is added up rather than adding the actual number. तो इसमें देखिए, मान लीजिए क्वांटिटी ऑफ वीट इज़ 50,000 किलोग्राम एंड प्राइस पर किलोग्राम. 1 किलो का क्या रेट है? 1 किलो वीट का क्या रेट है? 8 रुपये प्रति किलोग्राम. अब सो वैल्यू ऑफ द वीट इज़ 50,000 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये क्या हुआ? 4 लाख. इस प्रकार से हम वैल्यू निकाल सकते हैं वीट की. आगे क्या है? प्रिकॉशन टू बी टेकन. किस तरह से हम प्रिकॉशन ले सकते हैं? वाइल कैलकुलेटिंग द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए सेक्टर एंड द वैल्यू ऑफ ओनली द फाइनल गुड्स इज इंक्लूडिंग एंड नॉट द इंटरमीडिएट गुड. फाइनल गुड इंक्लूड होता है किसी भी प्रोडक्शन में, इंटरमीडिएट गुड को नहीं देखा जाता. अब कॉटन कितना प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, कॉटन से रॉ फॉर्म में होता है वो, उससे जो प्रोडक्शन होता है उससे क्लॉथ बनाया जाता है, तो वो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में जाता है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो इस प्रकार से अब शुगर केन जो होता है वो रॉ फॉर्म में होता है. बहुत सारे जो हैं ऑयल सीड्स होते हैं वो भी रॉ फॉर्म में होते हैं, उनसे ऑयल तैयार किया जाता है, तो उनको नहीं कैलकुलेट करते हम. किसको इंक्लूड करेंगे हम? फाइनल गुड्स को. द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड. तो फाइनल गुड के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड होती है, ठीक है. अब मान लीजिए आपने क्लॉथ ख़रीदा है, तो वो कॉटन का अलग से मतलब कि प्राइस नहीं रखेंगे, तो वो क्लॉथ का ही प्राइस आपको बताएंगे, ना कि आपका क्लॉथ का अलग बताएंगे या फिर आपको कॉटन का अलग बताएंगे. तो फाइनल गुड की ही वैल्यू देखी जाती है. इफ़ वी ऑल्सो काउंट द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड देन इट विल लीड द डबल काउंटिंग. तो क्या होता है कि अगर हम इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू अलग से बताएंगे तो ये क्या होगी? डबल काउंटिंग हो जाएगी. एंड दैट इज़ काउंटिंग द वैल्यू ऑफ द गुड मोर देन वंस. तो ये जो सामान की वैल्यू एक से ज़्यादा हो जाएगी. तो इससे अच्छा है कि क्या होगा कि फाइनल गुड की ही वैल्यू बताई जाए. अब फार्मर जो है, फार्मर क्या करते हैं? वीट को सेल करते हैं. कहाँ पे सेल करते हैं? ग्रेन मार्केट में. तो 8 रुपये प्रति किलोग्राम अगर वो वीट को सेल कर रहे हैं, तो फ्लोर मिल में वो जाएगा. उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाएगा तो ग्राइंड इट टू फ्लोर, तो फ्लोर बनेगा वो जो वीट, तो उसको सेल किया जाएगा 10 रुपीज़ पर किलोग्राम. फिर उसके बाद वो कहाँ जाएगा? फ्लोर बन के बिस्किट की कंपनी में, ठीक है. तो वहाँ पे क्या होगा? इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर ऐड होंगे कुछ, और फिर वो बिस्किट तैयार होंगे. तो बिस्किट तैयार होंगे तो सारी चीज़ें इंक्लूड होके वो क्या बन जाएगा? पैकेट. 15 रुपये का एक पैकेट, यानी कि बिस्किट कंपनी उसको 15 रुपीज़ पर पैकेट के हिसाब से उसको सेल करती है. तो ये एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसा नहीं है कि हर बिस्किट ही 15 रुपये का आएगा, बट ये है कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया है आपको. तो 8 रुपये का मान लो फार्मर ने वीट सेल किया, फिर उसके बाद वो फ्लोर मिल में फ्लोर बन के आगे जाता है तो वो 10 रुपये का हो गया. फिर आगे वो बिस्किट या ब्रेड या फिर कुकीज़, कुछ भी चीज़ अगर वो बनती है तो उसको फिर वो 15 रुपये हो जाएगा. तो फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? वो कंज्यूमर्स के पास. कंज्यूमर्स यानी कि पहले होलसेलर्स के पास, फिर रिटेलर्स के पास, फिर वो हमारे पास. तो इस तरह से जो हम कौन है? हम कंज्यूमर हैं. तो here only the value of biscuit rupees 15 will be counted as it already include the value of wheat and flour.
तो 15 रुपये जो है बिस्किट का प्राइस है, उसके अंदर आप फ्लोर का प्राइस भी उसके अंदर इंक्लूड है और वीट का प्राइस भी उसी के अंदर इंक्लूड है। तो ये नहीं है कि अलग से जो फ्लोर का अलग लिया जाएगा या फिर वीट का अलग से आपसे उनसे मतलब कि पैसे की डिमांड की जाएगी। दैट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ बिस्किट, 15 रुपीज़ पर पैकेट। आगे चल के हम देखते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था कि द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर। किसी भी सेक्टर की बात कर लीजिए, एग्रीकल्चर सेक्टर है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या फिर सर्विस सेक्टर जो हम बोलते हैं, जो टर्शरी सेक्टर है, किसी भी सेक्टर की टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सारी वैल्यू किसी भी कैलकुलेटेड एक साल के अंदर पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पर्टिकुलर प्लेस में, तो उसको क्या कहेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। सम ऑफ द प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर, तीनों में प्रोडक्शन होता है, गिव्स अस द टोटल प्रोडक्शन इन ए कंट्री। तो किसी भी देश का अगर टोटल प्रोडक्शन निकालना है तो जीडीपी अगर निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन निकालना है, तो तीनों सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन उसके अंदर कैलकुलेट होगा। दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड इट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। तो ये आपको एक इसकी डेफिनेशन है, ये अच्छी तरह से आपको लर्न करनी है। जीडीपी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस वन इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये हमेशा एग्जाम में आता है। नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये हमारा 2005 में इंडिया के अंदर लागू किया गया था। ग्रामीण रोजगार योजना, ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो लागू की गई थी 2005 में लागू की गई थी, क्योंकि भारत में क्या है, राइट टू वर्क, सभी को काम करने का अपना अधिकार है। एंड दे स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सरकार जो केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय सरकार के द्वारा ये योजना लागू की गई थी और इसके अंदर कानून इम्प्लीमेंट किया गया था राइट टू वर्क का। इसके अंदर 200 डिस्ट्रिक्ट्स के, इंडिया के 200 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये लागू किया गया था। और इसके अंदर क्या हुआ था कि ऑल दोज हु आर इन नीड ऑफ वर्क, जिसको भी काम की ज़रूरत थी, विल गेट गारंटीड 100 डेज वर्क। 100 दिन के रोजगार की सरकार ने गारंटी ली थी कि इनको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, अगर गवर्नमेंट उनको काम देने में नाकाम होती है, अगर फेल होती है ये करने में, तो इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू देम। अलाउंस क्या होता है? जैसे बेरोजगारी भत्ता देते हैं उनको, तो बेरोजगारी भत्ते के रूप में उनको मंथली जो भी उनकी इनकम होती है, तो अगर वो उनको काम देने में नाकाम होती है सरकार, तो उनको बेरोजगारी भत्ता यानी कि पैसे के रूप में उनको मतलब कि भत्ता मिलता है, अलाउंस मिलता है और उनके घर पर ही उनको पहुंचाया जाता है या उनके अकाउंट्स में डलवा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि हर कोई इसमें नरेगा में वो हो सकता है इंक्लूड या मतलब कि एंटर हो सकता है। जिसका भी एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम दर्ज होगा, वही इसके लिए उसको इसके लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा क्या है कि इसके पास मतलब कि अगर किसी का नाम उसमें दर्ज है तो उनको क्या मिलेगा, एक लाइसेंस मिलेगा, एक उनको कार्ड इशू होगा। उस कार्ड के बेस पे फिर उनकी इंक्वायरी होगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके ले लेगा। जिसका मतलब अच्छा बजट है, अच्छी इनकम है फैमिली की, तो उनको नहीं मिल सकता ये। तो जिसका मतलब कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं या फिर स्किल्ड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं और उनको काम नहीं मिल रहा है, तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उनका पर्टिकुलर एक लाइसेंस मिलता है, उनको कार्ड मिलता है, तभी उनको जाकर ये मिलता है। द वर्क will of the type which will in future help to increase the production from land। तो इस प्रकार से हम इस काम से, इस योजना से हम देश का किसी भी सेक्टर के अंदर देश में प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और अपनी जो इकोनॉमी है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो दैट इज़ द नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप इसमें पिक्चर में भी देख सकते हो। 100 डेज एम्प्लॉयमेंट, हर 5 किलोमीटर के दायरे में रेजिडेंशियल जो एरिया है वहाँ पर ये पाया जाता है। और ये 200 डिस्ट्रिक्ट्स में पहले स्टार्ट किया गया था, बाद में इसे बढ़ा दिया गया था। और लोकल गवर्नमेंट का जो ये प्रोजेक्ट होता है, जैसे मान लो हम हरियाणा में हैं तो हरियाणा सरकार के बेस पे हमारे अलग अलग एरियाज़ में लागू किया गया था। तो इस तरह से हम एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसमें नाम दर्ज करा सकते हैं। So dear student, thank you, have a nice day, and we will continue this video in our next lecture.